तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक थे? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने गॉस लॉ की स्टेटमेंट पढ़ी थी और जो स्टेटमेंट में बताया गया कि फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और फिर हमने उसकी प्रूफ देखी थी और इसके बाद हमने ये भी देखा था कि गॉस लॉ को हम कूलम्ब्स लॉ की सहायता से कैसे प्रूफ कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया में हमने ये भी समझा था कि कैसे भीतर के जो चार्ज होते हैं वो फ्लक्स का निर्माण करते हैं जो इनक्लोज्ड हैं गॉसियन सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर, और जो क्लोज सरफेस के बाहर वाले जो चार्ज हैं वो फ्लक्स का नेट फ्लक्स का निर्माण नहीं कर पाते। और फिर उसके बाद हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशन पर चर्चा की थी कि गॉस लॉ को हम अप्लाई करके नेट फ्लक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं आइदर बाय ए क्लोज सरफेस और बाय एनी सरफेस। और इसी फ्लक्स को इस्तेमाल करके हम लोग जो है किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर में चार्ज कितनी इनक्लोज्ड है वो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में ये आता है। और उसके बाद हम गॉस लॉ को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करके जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज की टॉपिक हम लोग की यही होगी कि हम लोग पहले फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और हम यहीं पर एक चीज़ और डाल देते हैं, चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज इनक्लोज्ड जो उस क्लोज सरफेस के अंदर में बंद है यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, तो ये इस सेक्शन में हम लोग यही सीखेंगे। तो इसके लिए कुछ हम एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज करो कि ये एक हेमीस्फीयर, दिस इज ए हेमीस्फीयर, और इस हेमीस्फीयर के, ये तो हेमीस्फीयर हो गए, इसका ऊपर वाला जो ढक्कन है वो क्लोज नहीं है। ये जो ऊपर वाला जो ये कटोरा हुआ, कटोरा है ना, जो ऊपर का जो एरिया है वो खुला है और यहाँ पर एक चार्ज मैनेज किया गया है किसी तरह से। देयर इज अ चार्ज Q एट दिस पोजीशन। तो प्रश्न ये है कि फाइंड द चार्ज इनक्लोज्ड, आई एम सॉरी, फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड बाय द सरफेसेस शोन। जो सरफेसेस आपको दिखाए गए हैं उनके थ्रू कितनी फ्लक्स लिंक्ड होगी ये आपको निकालना। हम ये फिगर 1 ले लेते हैं। आप इमेजिन करो कि अगर मान लो हम एक यहाँ पर चार्ज रखते हैं तो ये चार्ज यहीं पर रखे रखे क्या होगा, तो वो चार्ज वहीं पर रखे रखे चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस छोड़ेगा, और वो इलेक्ट्रिक लाइंस जो बहुत सारा इलेक्ट्रिक लाइंस तो ऊपर भाग जाएगा ऐसे हवा में, और कुछ एक इलेक्ट्रिक लाइंस जो कि नीचे की तरफ आएंगे, ऐसे कॉर्नर की तरफ जाएंगे, वो इस हेमीस्फीयर को लिंक्ड करते हुए ना भेदते हुए निकलेगा।
तो जो लाइंस हवा में चले गए वो फ्लक्स में काउंट नहीं होंगे, जो लाइंस इस हेमिस्फीयर को भेद करके इस पार से उस पार जाएगा वही फ्लक्स में काउंट होगा। तो कितनी फ्लक्स बनेंगी इस हेमिस्फीयर के थ्रू इस चार्ज की वजह से, ये हमें निकालना है। तो बेसिकली हम कैसे इस काम को करते हैं, तो ध्यान से देखो। अगर हम कुछ सिमेट्रिकल सिचुएशन कंसीडर करें, सपोज करो दिस इज हेमिस्फीयर जिसका ऊपर वाला ओपन सतह है और एक चार्ज यहाँ पर मैनेज किया हुआ है Q, जो कि फिगर में दिया हुआ है। अगर हम इसी तरह का एक और हेमिस्फीयर इसके ऊपर में जस्ट इमेजिन कर लें, इसके ऊपर में जस्ट एक हेमिस्फीयर को इमेजिन कर लें, तो क्या ये पूरा एक स्फीयर बन जाएगा? माने एक कटोरा था और उसी के साइज का एक और कटोरा हम ऊपर से रख दिए, तो क्या ये पूरा एक हेमिस्फीयर बन जाएगा? बन जाएगा ना, आई एम सॉरी, एक स्फीयर पूरा बन जाएगा। और ये जो चार्ज है वो इस पूरे स्फीयर में पूरी तरह से क्लोज्ड हो जाएगा, पैक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अब जो ये तैयार हुआ, दोनों मिलकर ये एक स्फीयर तैयार कर दिया। नाउ इट इज अ कंप्लीट स्फीयर। अब इमेजिन करो कि ये जो चार्ज यहाँ पर बैठे बैठे लाइंस छोड़ रहा था, तो एग्जैक्टली आधा लाइन इस नीचे वाले हेमिस्फीयर को भेद करके जाएगा और एग्जैक्टली आधा लाइन जो भी यहाँ से निकलेंगे वो इस हेमिस्फीयर को, जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर है, उसको भेद करके जाएगा। अगर हम इस हेमिस्फीयर के फ्लक्स को फाई बोलते हैं तो एग्जैक्टली इतना ही फाई इसका भी होगा। अगर हम इस हेमिस्फीयर, जो कि इसके द्वारा जो फ्लक्स पूछा रहा है, अगर हम इसके द्वारा फ्लक्स को फाई बोले तो उतना ही फ्लक्स इसके भी द्वारा होगा। कार की पार्किंग हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम इसे स्फीयर की अगर फ्लक्स की बात करें, दैट इज द क्लोज सरफेस, क्लोज्ड स्फीयर, तो इस क्लोज्ड स्फीयर में टोटल कितने स्फीयर हो गए? आई एम सॉरी, टोटल कितने हेमिस्फीयर हो गए? तो 2 ठो। तो दोनों हेमिस्फीयर का अगर फ्लक्स को हम जोड़ देंगे तो स्फीयर का फ्लक्स कहलाएगा, दैट इज फाई प्लस फाई, 2 फाई। और अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, नेट फ्लक्स net flux linked by a closed surface will be equal to the net charge enclosed divided by epsilon naught। तो इस स्फीयर में टोटल कितने चार्ज इनक्लोज्ड हैं? तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और अब आप यहाँ से एक फ्लक्स जो इस सतह के या इस सतह के निकालने हैं, आप निकाल सकते हैं Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमसे इसकी फ्लक्स पूछता है कि इसका फ्लक्स लिंक्ड कितना होगा ड्यू टू दिस चार्ज, तो वो बराबर होगा Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये बनता है कि अगर आपको एक चार्ज दे दिया जाए और एक सतह के थ्रू फ्लक्स लिंक्ड कितना होगा अगर ये निकालना है, तो एक सिंपल विधि है कि जिस सतह के थ्रू फ्लक्स लिंक्ड कैलकुलेट करनी है, आप वैसा ही सतह को सिमेट्रिकली यूज़ करके सिचुएशन को ऐसा सजाओ कि जो चार्ज के थ्रू फ्लक्स लिंक्ड निकालना है वो चार्ज पूरी तरह से क्लोज्ड हो जाए, बंद हो जाए। जैसे हमें इस हेमिस्फीयर के थ्रू फ्लक्स लिंक निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऐसा ही हेमिस्फीयर इस्तेमाल करके इस चार्ज को पूरी तरह से क्लोज करेंगे, ठीक है। और तब एक पूरी जब क्लोज सरफेस बन जाएंगी तो हम उस केस में गॉस लॉ लगा सकते हैं, नेट फ्लक्स लिंक्ड मस्ट बी इक्वल टू दी चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक यहाँ पर ऐसा सिचुएशन हमने लिखा है। अब हम एक दूसरा लेते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लेट है। सपोज करो एक यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेट है, दिस इज ए स्क्वायर प्लेट, साइड इसका A है
और इसके सेंटर से a/2 दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है। दैट इज अनदर क्वेश्चन। अब अगर ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो इस चार्ज के थ्रू क्या होगा, इस चार्ज अपनी जगह पर बैठे बैठे लाइन छोड़ेगा चारों तरफ। यहाँ से जो लाइन छोड़ेगा तो बहुत सारे लाइन्स इधर 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 अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइन्स तो यूं ही हवा में चले जाएंगे जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन इसी में से कुछ लाइन्स जो निकलेंगे नीचे की तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, जो इस सतह को भेद करके पार करेंगे, और जो इस सतह को भेद करके लाइंस पार करेंगे उसके थ्रू इसके फ्लक्स लिंक्ड होंगे। तो कितने फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू सिर्फ होंगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ सीखे हैं कि जिस सतह के थ्रू हमें फ्लक्स लिंक्ड कैलकुलेट करना है, वैसा ही सतह इस्तेमाल करके हम उस चार्ज को चारों तरफ से बंद करेंगे, एक क्लोज्ड सरफेस का निर्माण करेंगे, और उस क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम गॉस लॉ का यूज़ करेंगे, और फिर उससे हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल सतह की फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे करते हैं। मान लिया जाए कि हमें इस सतह के थ्रू फ्लक्स लिंक्ड कैलकुलेट करना है। यहाँ पर चार्ज आपके पड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसा ही स्क्वायर प्लेट यूज़ करके इस चार्ज को बंद करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। हम इस तरह के 6 प्लेट लेंगे, 6 प्लेट्स। ऐसे एक प्लेट, जैसे एक प्लेट ये हुआ है ना, तो एक प्लेट ये आपको दिया हुआ, सपोज करो मेरे पास ये प्लेट है, तो ये प्लेट है, देयर इज ए प्लेट। तो एक प्लेट हम यहाँ लगा देंगे ऐसे, एक प्लेट यहाँ लगा देंगे, एक प्लेट यहाँ लगा देंगे, एक प्लेट यहाँ लगा देंगे, और एक प्लेट ऊपर लगा देंगे। तो क्या इस तरह से एक क्यूब का निर्माण हो जाएगा, और जो चार्ज के द्वारा फ्लक्स निकालना है वो चार्ज एग्जैक्टली उस क्यूब के मिडिल सेंटर पर आ जाएगा। बिल्कुल सही, ऐसा होगा। अब इमेजिन करो कि अगर मान लो कि वो चार्ज सेंटर पर है और अपने चारों तरफ लाइंस छोड़ रहा है, तो जितने लाइंस इस सतह को भेदेंगे, नीचे वाले यहाँ पर सेंटर पे चार्ज है, और जितने लाइंस इसको भेदेंगे, क्या उतना ही लाइंस इधर के सतह को भेदेंगे? क्या उतना ही इधर के भी सतह को भेदेंगे? क्या इधर उतना ही इधर के, उतना ही इधर के, उतना ही ऊपर के? क्योंकि सारे प्लेट्स जो हैं वो समान साइज के हैं और चार्ज बिल्कुल सिमेट्रिकली सेंटर पे रखा हुआ है। तो चार्ज से मान लिया जाए अगर 6000 लाइंस निकल रहे हैं, तो उसमें से 1000 नीचे, 1000 ऊपर, 1000 बाएं, 1000 दाएं, 1000 आगे, 1000 पीछे, 6000 लाइंस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। टोटल अगर 6000 लाइंस निकल रहा है तो एग्जैक्टली बराबर। तो अगर हम इसके फ्लक्स फाई बोलें तो इसके भी फाई होंगे, इसके भी फाई होंगे, इसके भी फाई होंगे, सामने वाला का भी फाई होगा, पीछे वाला का भी फाई होगा। और अगर हमसे पूछा जाए क्यूब जो एक क्लोज सरफेस हुआ, क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, तो 6 फाई होगा। फाई 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 6 फाई है, किसका फाई होगा, एक भीतर वाले सतह का फाई होगा, 6 फाई होंगे। फाई माने फ्लक्स। हमने बताया था कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है तो उस क्लोज सरफेस में जितने सतहें हैं, सारे सतहों के फ्लक्स को आप जोड़ दोगे तो उस क्लोज सरफेस के फ्लक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से क्यूब के फ्लक्स हमें कैलकुलेट हो गए, और क्लोज सरफेस के ही वजह से हम क्लोज सरफेस के ही साथ हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। और गॉस लॉ कहता है कि टोटल चार्ज इन क्लोज्ड विद इन दैट क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हम चूंकि एक सतह के फ्लक्स निकालने थे जिसको हमने ये फाई माना है, तो आप यहाँ से फाई निकाल सकते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जवाब आप यहाँ से दे सकते हैं। सपोज करो, मान लो ये तीसरा है,
मान लो कि ये आपकी एक क्यूब है, देयर इज ए क्यूब, एक क्यूब है, ऐसा एक क्यूब है, और इस क्यूब के, है ना, कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, देयर इज ए चार्ज एट द कॉर्नर, यहाँ पर, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है। चलो हम एक कॉर्नर पे चार्ज ले लिए इस जगह पर, देयर इज ए चार्ज एट द कॉर्नर ऑफ दिस क्यूब। तो अब कितना इस क्यूब में फ्लक्स लिंक्ड होगा, एग्जैक्टली कॉर्नर पे रखा हुआ है, एक छोटा सा छिद्र है, उस जगह पर एक चार्ज को हम मैनेज किए हुए हैं, और पूछा जा रहा है कि इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स लिंक्ड कितना होगा। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो सुनो, क्या ये चार्ज पूरी तरह से क्लोज्ड है? अगर ये चार्ज एकदम यहीं कोना पर भी आ जाता, लेकिन ये भीतर हो जाता, तो हम सीधे बोलते क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर आ जाता। लेकिन ये कॉर्नर पर है, तो अगर ये कॉर्नर पर है तो अपने बहुत सारे लाइंस तो ऐसे 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 बाहर छोड़ देंगे, जिसके फ्लक्स में काउंट ही नहीं होगा, और जो कुछ लाइंस वो अंदर की तरफ छोड़ेगा ऐसे, वही इस क्यूब के थ्रू लिंक्ड होगा। तो अगर हमको फ्लक्स निकालना है, ये मान लिया जाए हम एक क्यूब बनाते हैं, और यहाँ पर अगर हम एक चार्ज रखे हुए हैं, तो हमें अगर इस क्यूब के थ्रू अगर फ्लक्स लिंक्ड करना है तो क्या करना होगा कि ऐसा ही क्यूब यूज करके हमें इस चार्ज को चारों तरफ से क्लोज करना होगा, है ना। ऐसा ही क्यूब यूज करके हमें इस चार्ज को चारों तरफ से क्लोज करना होगा। सिमेट्रिकल जो है वो आपके सिचुएशन बनेंगे। तो बताइए, तो ऐसा क्यूब कितनी ज़रूरत होगी ताकि वो जो चार्ज है वो बिल्कुल सेंटर पर जाकर क्लोज्ड हो। तो देखो हम क्या करते हैं, हम एक सिचुएशन यहाँ दिखाते हैं आपको। मान लिया जाए ये आपकी क्यूब है, देयर इज ए क्यूब, और एक चार्ज यहाँ है, देखो ये झलक रहा है, ये चार्ज, ये जो चार्ज है वो एक कॉर्नर पर है। आई थिंक यू आर एबल टू सी देयर इज ए चार्ज एट दिस कॉर्नर। तो ये जो चार्ज यहाँ पर है वो तो बहुत सारे लाइंस जो बाहर छोड़े वो तो चला गया यूं ही, लेकिन वो जो चार्ज है वो जो भीतर इधर की तरफ जो लाइन छोड़ा है वो तो इस क्यूब को लिंक करते हुए जाएगा, तो क्यूब के थ्रू फ्लक्स बनेगा। अब क्यूब के थ्रू कितनी फ्लक्स बनेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे कि इसी क्यूब को यूज़ करके ऐसा ही हम क्यूब लाएंगे और हम इसको ऐसा क्यूब को सजाएंगे ताकि ये चार्ज उसके भीतर पूरी तरह से सेंट्रली क्लोज्ड हो जाए। तो हम ये बात कैसे करें, तो हम क्या करते हैं, देखो एक हम क्यूब को लाए और ऐसे रख दिए, दिख रहा है ये जो चार्ज दिख रहा है यहाँ पे, एक क्यूब लाया और हमने इसको ऐसे रख दिया, क्या वो क्लोज्ड हुआ? अभी नहीं हुआ। फिर हम एक यहाँ ला के रखेंगे, एक यहाँ पर ला के रखेंगे, ठीक है। हम एक प्लेट लेते हैं और इस प्लेट के ऊपर में हम इसको रखने का प्रयास करते हैं। आप समझने का कोशिश करो, ये देखो, ये रखा, ये देखो ये रखा, और इसके बगल में एक और, मेरे पास तो ज़्यादा प्लेट ये क्यूब है नहीं जी, हम एक यहाँ रखेंगे यहाँ पे और एक यहाँ रखेंगे, तो एक इस तरह से बन जाएगा, एक ऐसा बन जाएगा, और फिर इसके ऊपर में एक रखेंगे, इसके ऊपर एक रखेंगे, यहाँ जो क्यूब रखे हैं इसके ऊपर एक रखेंगे, और यहाँ जो क्यूब रखे हैं इसके ऊपर एक रखेंगे। तो ये जो चार्ज है ना, 1 2 1 2 3 4 और फिर ऊपर में 4,
ठीक है। और इस तरह से सजा देने के बाद ये जो चार्ज है बिल्कुल मिडिल में आ जाएगा। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और अब जो ये सेंटर पर बैठे बैठे चार्ज छोड़ेगा, लाइंस छोड़ेगा, वो लाइंस अब ये पूरी 8 क्यूब में बराबर बराबर और लिंक्ड करेगा। 8 क्यूब विल बी रिक्वायर्ड टू क्लोज दिस चार्ज देयर। 1 2 यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 तो हो गए सतह नीचे ही, और इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, टोटल हो गए 8। तो 8 क्यूब। तो हम यहाँ पर इसको अगर हम इसके द्वारा फ्लक्स फाई बोलते हैं, चारों तरफ से अगर क्लोज्ड होता है तो हो जाएंगे 8 फाई, और ये चारों तरफ से बंद हो गए, बराबर हो जाएगा तब चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का मान होगा Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब जरा ऐसा करो, हम ये चौथा इसी सिचुएशन को लेते हैं, और ये चार्ज मान लो ये सेंटर पर नहीं है, ये कॉर्नर पर नहीं है, और ये चार्ज मान लो यहाँ है, इस सेंटर पर है, यहाँ पर एक सतह पर, यहाँ पर है, इस जगह पर है, ठीक है। तब इस केस में हमको फ्लक्स लिंक निकालना है। तो कितना होगा इस केस में? अब ये चार्ज यहाँ नहीं है, अब ये चार्ज यहाँ नहीं है, चार्ज जो है वो इस सतह के सेंटर पर है, ऐसा है, मैंने किसी तरह से मैनेज कर दिया गया है। मान लिया जाए यही चार्ज है, इसको हम मैनेज करते हैं। ये देखो, इसको हम यहाँ पर छेद करते हैं, और इस छेद में हम इस चार्ज को लगा दिया इस तरह से। देयर इज ए चार्ज एट दिस सतह। अगर इस सिचुएशन को देखें तो ऐसे रखा हुआ है। प्रश्न ये है कि ये जो चार्ज यहाँ पर है वो अपने चारों तरफ लाइन छोड़ेगा, इधर छोड़ा है ना, इधर छोड़ा, वो तो चला गया यूँ हवा में। जो अंदर की तरफ छोड़ा वही इस क्यूब को लिंक्ड करेगा। प्रश्न ये है कि अगर इस क्यूब के थ्रू लाइंस अगर भेद कर पार करे तो फ्लक्स कितना होगा। तो हमें क्या करना, ऐसा ही क्यूब यूज करके इस चार्ज को क्लोज करना है, चारों तरफ से बंद हो जाए सिमेट्रिकली। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि ऐसा ही क्यूब लाकर बस यहाँ रख देंगे, देखो ऐसे। तो जितने लाइंस अब वो इधर छोड़ेंगे इस क्यूब को लिंक करने के लिए, उतना ही लाइंस अब उधर छोड़ेंगे इस क्यूब को लिंक करने के लिए। तो टोटल कितने क्यूब हो गए, पूरी तरह से क्लोज हो गया ना, वो सेंटर पर आ जाए एग्जैक्टली। तो 2 ठो क्यूब हो गए, तो इस केस में 2 क्यूब होंगे। तो यहाँ पर हम 2 क्यूब से ये पूरी तरह से क्लोज हो गया, और पूरी तरह से जब क्लोज हो गया तो चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में आंसर होगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मान लिया जाए कि ये चार्ज यहां नहीं है, यहां नहीं है, वो यहां पर है, इस जगह पर है, यहां पर है, मतलब एक साइड के मिडिल पॉइंट पर है। तब इस केस में फ्लक्स कितना होगा, मतलब कि अभी जो हम सिचुएशन बनाए हैं वो यहाँ है, चार्ज जो है वो इस जगह पर है। अगर हम एक यहाँ पर छेद कर दें और यहाँ चार्ज को लगा दें, देयर इज ए चार्ज देयर। क्या यहाँ से अगर ये चार्ज है तो क्या यहाँ से वो लाइन छोड़ेंगे? बहुत सारे लाइंस जो भीतर की तरफ ऐसे छोड़ेंगे, वो इस क्यूब को भेदेंगे, और कुछ लाइंस ऐसे चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, ऐसे, तो वो हवा में आज चले जाएंगे, काउंट नहीं होंगे। प्रश्न उठता है कि इसके थ्रू फ्लक्स लिंक कितना होगा, तो वो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सुनो, हम क्या करेंगे कि ऐसा ही क्यूब यूज करके इस चार्ज को क्लोज करेंगे,
तो देखो एक क्यूब हमने यहाँ रख दिया ऐसे, अब हम एक क्यूब इसके बगल में यहाँ रखेंगे, एक क्यूब इसके बगल में यहाँ रखेंगे, तो क्या ये चार्ज बिल्कुल बीच में फंस जाएगा, बंद हो जाएगा चारों तरफ से? इमेजिन करो एक क्यूब मान लिया जाए हमने यहाँ ऐसे रख दिया, हालांकि ये उतना ही बराबर का नहीं है, मान लो हमने यहाँ ऐसे रख दिया, एक और यहाँ पर ऐसे रख दिया, एक ये, तो चारों तरफ से बंद हो गया। तो टोटल कितने क्यूब की ज़रूरत पड़ी? 4, 1 2 और एक यहाँ और एक यहाँ, 4, 1 2 एक यहाँ पर इस जगह पर और एक इस जगह पर, 4 क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। तो 4 इस केस में लगेंगे। यहाँ पर अगर ये चार्ज यहाँ ना होकर एक साइड के मिडिल पॉइंट पर हो तो इस केस में होंगे 4 क्यूब फाई, इसका एक फाई हुआ, इसका फाई हुआ, इसका फाई हुआ, इसके बगल वाला का फाई, इसके बगल का फाई, 4 फाई, चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस मच। तो इस तरह से हम इसके फ्लक्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो सिचुएशन बहुत सारे होंगे, बस आपको अपनी दिमाग लगानी है कि जिस सतह के थ्रू फ्लक्स लिंक्ड कैलकुलेट करनी है वैसा ही सतह इस्तेमाल करके हम जो चार्ज दिया हुआ है उसको चारों तरफ से हम पैक करेंगे, क्लोज करेंगे, और फिर उस क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स को हम उस ये जिस सतह के द्वारा हमें फ्लक्स निकालना है उसको हम फाई मानेंगे, और फिर वैसा ही देखेंगे कि कितने सतह और आ गए, तो टोटल फ्लक्स का कैलकुलेशन करके बराबर चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे और उससे एक मान निकाल लेंगे। ठीक है, और फास्ट करना चाहते हैं तो देखिए कितने सतह की ज़रूरत पड़ी? 4, तो बटा में 4 कर देंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 4। 2 की ज़रूरत पड़ेगी तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 8 की ज़रूरत पड़ेगी क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, 6 की ज़रूरत पड़ेगी क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से फास्ट हम काम को बोल सकते हैं। ये था चौथा। 5वां, एक मान लो ये रिंग है, चार्ज रिंग, दिस इज ए चार्ज्ड रिंग। इसके पास चार्ज है, क्यू, इसका जो रेडियस है वो आर है, और हम इसी रेडियस के बराबर का एक स्फीयर कंसीडर किए हैं। दिस इज ए स्फीयर, दिस इज स्फीयर। ये है क्लोज सरफेस। स्फीयर जो हुआ कैसा हुआ? सरफेस हुआ, क्लोज सरफेस हुआ, और इसका रेडियस स्फीयर का और रिंग का दोनों का रेडियस बराबर है। ये समझ लीजिए एक कॉमन रेडियस हो गया। ये इसका सेंटर है, ये जो सेंटर है वो किसका हुआ? ये सेंटर हुआ स्फीयर का और ये सेंटर हुआ रिंग का, सेंटर रिंग का। हम इसको हटा देते हैं, आप समझ लीजिए। ये है सेंटर रिंग का और ये है सेंटर स्फीयर का, और रिंग इसके सेंटर से पास कर रहा है स्फीयर के सेंटर से, और स्फीयर जो है वो रिंग के सेंटर से पास कर रहा है। दोनों का रेडियस कॉमन है, सेम है। प्रश्न पूछता है कि फाइंड दी फ्लक्स लिंक्ड बाय दी सरफेस जोन, मतलब स्फीयर के थ्रू कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा ये आपको निकालना है। स्फीयर के थ्रू फ्लक्स लिंक्ड कितना होगा ये आपको निकालना है। ये है रिंग जिसके चार्जेस दिए हुए हैं, और ये है आपका स्फीयर, दोनों का रेडियस समान है। प्रश्न ये उठता है कि इस स्फीयर में फ्लक्स लिंक्ड होगा नहीं होगा? तो इसका जवाब है होगा।
इसका जवाब है होगा। और फ्लक्स लिंक्ड में कितने चार्ज इनक्लोज्ड होंगे, यहाँ पर हमें कोई बाहर के बॉक्स बाहर के क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में क्लोज सरफेस दे ही दिया गया है। स्फीयर जो है क्लोज सरफेस है, यहाँ तो दे ही दिया गया है। आपको यहाँ पर क्लोज करने की ज़रूरत नहीं, जैसे इसके पहले वाले में सबको हमने क्लोज करना पड़ा था, तब फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ा था। यहाँ पर क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न यहाँ पर है सिंपल कि इस स्फीयर में कितने फ्लक्स लिंक्ड होंगे। तो देखो ध्यान से, जो ये पार्ट ऑफ चार्ज है ना, ये जो पार्ट ऑफ चार्ज है, ये जो पार्ट ऑफ चार्ज है इस रिंग में, वो आउटसाइड है। दिस इज अ पार्ट ऑफ आउटसाइड। इस स्फीयर, इस क्लोज सरफेस के ये बाहर है। क्लोज स्फीयर के अंदर में सिर्फ इतना ही चार्ज है। दिस मच इज द चार्ज ओनली इनसाइड द स्फीयर। यही चार्ज जो स्फीयर के अंदर में है, जो कि यहाँ पर फ्लक्स के लिए काउंट होगा। और ये वाली जो चार्ज है वो फ्लक्स में काउंट नहीं होगा, क्योंकि क्लोज सरफेस के बाहर वाले जो चार्जेज हैं वो फ्लक्स का निर्माण, नेट फ्लक्स का निर्माण नहीं करते। तो ये सारे चार्ज फ्लक्स नहीं बनाएंगे, और ये जो अंदर में जो चार्ज आप देख रहे हैं सिर्फ वही फ्लक्स बनाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि अंदर में टोटल कितने चार्ज हैं, वो निकाल लिया जाए। फ्लक्स फाई, ये स्फीयर के द्वारा पूछा जा रहा है। तो चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो हम ये सब जगह यूज कर रहे हैं गॉस लॉ। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कितना फ्लक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर से आप बताइए। देखो जी, ये है रेडियस सर्किल का, और ये है रेडियस स्फीयर का। दोनों का रेडियस बराबर, ये भी ये रेडियस ही है दोनों में। ये है रेडियस, कॉमन रेडियस ऑफ सर्किल एंड ऑफ स्फीयर। तो ये तीनों अगर बराबर हैं तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गए। तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, सभी 60 डिग्री हो गए। एक हम इस तरह का भी सिचुएशन यहाँ ड्रॉ कर लें, ये भी 60 डिग्री होंगे सभी। तो गौर करो, ये 60 है तो ये भी 60 है। अब आप गौर करो तो ये टोटल कितने हो गए, 120 डिग्री। ये भी इधर से यहाँ 60, ये 60, 120। तो अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम का रूप आपको दिखाते हैं, ये टोटल होगा 120 डिग्री। माने ये जो पूरी रिंग जो टोटल कितना एंगल पर है, 360 डिग्री। ये पूरा का पूरा अगर एंगल पूछा जाए, पूरा सर्किल का एंगल, तो ये एंगल हो गया 360 डिग्री। और 360 डिग्री में से 120 डिग्री वाला जो पार्ट है रिंग का, वो इस स्फीयर के अंदर में है, और बाकी जो पार्ट है वो इस स्फीयर के बाहर में है। तो 360 डिग्री पर टोटल चार्ज कितनी है, Q। तो 120 डिग्री पर चार्ज जो मान होगा वही इस स्फीयर के अंदर में होगा। तो आप यहां से 360 डिग्री पे चार्ज Q है इस पूरे रिंग में, तो 120 डिग्री पर चार्ज कितनी मात्रा आएंगी, Q बटा में 3। तो चार्ज इनक्लोज्ड जो होगा, ये वाली जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा, दैट वुड बी Q/3 एप्सिलॉन नॉट। Q/3 एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहां से इसका मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था कि कुछ चार्जेस आपको दिए हुए हैं सतह के साथ, और आपको सतह के थ्रू फ्लक्स लिंक कैलकुलेट करना है। तो ऐसे ऐसे सवाल एक नहीं है, हजारों हैं। बस आपको अपनी दिमाग लगानी है कि हमें फ्लक्स कैलकुलेशन में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व करना है। अब हम यहाँ पर एक दूसरा सवाल लेते हैं। सपोज करो ये एक क्लोज्ड हेमीस्फीयर है, क्लोज्ड है, ये बंद है, ये बंद है, और ये जो सतह है ये भी क्लोज्ड है, दैट इज ऑल्सो क्लोज्ड। मैंने जो कटोरा है उसका ढक्कन बंद है, ढक्कन जो है उसका बंद है।
और ये एक हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन शो कर रहे हैं। से इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल लाइन शो किया हुआ है और इसका रेडियस है r। There is a situation. You have got to find the flux linked by a। पहली बात तो आप हेमीस्फीयर के फ्लक्स कैलकुलेट करके बताओ कि ये हेमीस्फीयर जो कि अपने आप में क्लोज सरफेस है उसके थ्रू कितनी फ्लक्स होगी। दूसरा आप बताओ लिंक्ड बाय सर्कुलर सरफेस, जो सर्कुलर सरफेस है, ये जो सर्कुलर सरफेस है ये वाली उसके। और तीसरा बताओ कर्व्ड सरफेस, उसके थ्रू फ्लक्स लिंक कितना होगा। ये जो कर्व्ड है, ये जो कर्व्ड सतह है ये वाली, ऐसे इसका आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला जवाब, पहला सवाल का तो जवाब आप पूछते ही दिमाग में आ गया होगा, 0। हमने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस को हम यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख देंगे तो उसके थ्रू फ्लक्स लिंक्ड जो है वो 0 होता है। यहाँ पर ये हेमीस्फीयर क्लोज्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, तो हेमीस्फीयर के जो फ्लक्स होंगे वो 0 होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। और इसका दूसरा भी रीजन बोल सकते हो। इसका रीजन जो है तुम ऐसे बोल सकते हो कि लाइंस इस हेमीस्फीयर में देखो जितने लाइंस हम आ रहे हैं उतना ही लाइंस यहाँ से निकल रहा है, तो टोटल इंटरिंग बराबर हो गया आउटगोइंग। टोटल पॉजिटिव फ्लक्स और टोटल नेगेटिव फ्लक्स के मान समान है, तो नेट फ्लक्स हो गया 0, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी। ये तो एक रीजन हुआ। दूसरा रीजन तुम यहाँ पर ये बोल सकते हो कि ये क्लोज सरफेस के अंदर में चार्ज नेट इनक्लोज्ड है ही नहीं, इस हेमीस्फीयर के भीतर में नेट चार्ज इनक्लोज नहीं है, और अगर चार्ज इनक्लोज नहीं है तो फ्लक्स का मान 0। दूसरा, अगर सर्कुलर की सतह का फ्लक्स निकालना है तो देखो ये सर्कुलर सरफेस यही है सर्कुलर, इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा और फॉर्मूला हो जाएगा E डॉट ए। हमने बताया था कि जब भी क्लोज सरफेस होगा तो जो भी सतह होंगे उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मान E है, ए का मान हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कॉस बीच का एंगल बताइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, एरिया वेक्टर नीचे, बीच का एंगल 180 डिग्री, 180 - 1 तो आ जाएगा -E इंटू पाई आर स्क्वायर। और हमसे इस कर्व सतह की फ्लक्स कैलकुलेशन पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा। देखो इसको कैसे निकालते हैं। हेमीस्फीयर के आपने अभी अभी फ्लक्स बोला है 0, बोला है ना, हेमीस्फीयर का 0। और हेमीस्फीयर में कितने सतह हैं, तो 2 सतह हैं, एक सर्कुलर है और दूसरा है कर्व्ड। दोनों सतहों के फ्लक्स को हम अगर जोड़ देंगे तो हेमीस्फीयर का फ्लक्स कहलाएगा। इसका तो भाई 0 है, सर्कुलर का भी अभी निकाला है -E इंटू पाई आर स्क्वायर, और आपको कर्व का निकालना है, तो आप यहाँ से कर्व की बात कह सकते हैं कि कर्व का फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो इस माइनस को इधर भेज दीजिएगा तो हो जाएगा +E इंटू पाई आर स्क्वायर। E पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो तो कर्व सतह के फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव दिख रहे हैं और सर्कुलर के जो फ्लक्स है वो नेगेटिव दिख रहे हैं। क्या ये बात सही है? सही है। कैसे?
तो यहाँ पर मिलाओ, कर्व सतह जो है उससे लाइंस जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, आउटवर्ड फ्लक्स इज पॉजिटिव, हैंस पॉजिटिव। और इस सर्कुलर सतह को देखो तो उसके लाइंस अंदर समा रहे हैं और इनवर्ड फ्लक्स इज नेगेटिव, हैंस इट इज नेगेटिव। तो दैट इज वाई एक प्लस है और एक माइनस है। अगर मान लिया जाए इसी सवाल में हम अगर इलेक्ट्रिक लाइंस को थोड़ा चेंज कर देते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस अगर ऐसे जाता, सवाल वही है, इलेक्ट्रिक लाइंस इफ गोइंग लाइक दैट, then what will be the answer of the same question? क्या क्या बदलाव आएंगे अगर हम इस इलेक्ट्रिक लाइंस के जो पहले सिचुएशन ऊपर की तरफ जा रहे थे अब हम इस तरह से कर दिए हैं, तब इसका जवाब क्या होगा? तो हेमिस्फीयर का तो अभी भी जवाब जीरो ही होगा। कैसे? अरे भाई, क्लोज सरफेस से यूनिफॉर्म फील्ड में चाहे जैसे भी रखा हुआ हो उसके फ्लक्स जीरो ही होंगे, तो ये आपके सेम रहेंगे। सर्कुलर की बात करते हैं तो सर्कुलर का तो एरिया वेक्टर जैसे पहले था अभी भी होगा, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 90 बना देगा। तो यहाँ पर अब cos 90 का मान आएंगे और इसके वैल्यू हो जाएंगे 0। और तुम गौर करो तो ये जो सर्कुलर सतह है, इस सतह को लाइंस भेदा ही नहीं, वो तो बस पैरेलली सटते हुए चला गया है। और हेमिस्फीयर की ये जो कर्व सतह की बात करते हैं, तो कर्व सतह में देखो ये कर्व सतह ये पूरा, और इस कर्व सतह में जितने लाइन समाये इधर उतना ही देखो इधर निकल गए, जितना ये समाये उतना इधर निकल गए, जितना ये समाये उतना इधर निकल गए। तो नेट फ्लक्स इसके भी जीरो, और बाय दिस रिलेशन सर्कुलर का जीरो ही है, ये वाला जीरो है। और आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो इसका अगेन आंसर आ जाएगा 0। तो ये हमने सिचुएशन वो लिया है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है और एक क्लोज सरफेस दे दिया है, और उसके अलग अलग सतहों के फ्लक्स कैलकुलेशन आपसे पूछ रहा हो, तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। अब हम एक सवाल लेते हैं। कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड in a region is given by E वेक्टर के रूप में दे देते हैं। ए इज पॉजिटिव कांस्टेंट, हमने वेरिएबल बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ डिपेंड कर रहा है, आई डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। हियर ए इज पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट है भाई। प्रश्न है फाइंड ए द टोटल फ्लक्स linked by the cube as shown। हम एक क्यूब का यहाँ निर्माण कर देते हैं। इसकी कोऑर्डिनेट्स भी आपको दी जा सकती हैं, इसकी बाउंड्री सिचुएशन भी आपको दी जा सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एक क्यूब आपको बना करके दिए, इसकी बाउंड्री लेवल दे देगा, तो हम इस बाउंड्री का डायग्राम, बाउंड्री के कोऑर्डिनेट से हम इसका डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं। तो
तो यहाँ पर एक क्यूब आपको इस तरह से बना के दे दिया है, दिस इज़ y, दिस इज़ z एंड इट इज़ x। और ये क्यूब है, ये यहाँ से a दूरी पर है और इस क्यूब का साइड भी a ही है। अब चूंकि बात क्यूब की है तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों a ही होगा, तो एक एड्ज आपको a दे दिया तो ये पूरा a हुआ। और दूसरा प्रश्न है कि फाइंड द नेट चार्ज इनक्लोज्ड, नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द क्यूब, ऐसा है। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, दैट इज AXI, ठीक है, इसको हमने मिटा दिया है AXI। आप जरा यहाँ सोचो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है अलोंग x डायरेक्शन, लाइक दिस। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है? नहीं। जैसे जैसे x बढ़ेगा, अगर मान लो यहाँ x नहीं रहता तो यूनिफॉर्म फील्ड होता, क्योंकि जो A है वो तो कांस्टेंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x के साथ साथ बढ़ रहा है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर अगर बात करें, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस x का मान 0 पर, ये जो x का मान 0 है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो x 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिंदा हो जाएगा, x के कुछ भी मान पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और x थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और फर्दर बढ़ जाएगा। देख रहे हैं आप गौर से देखोगे तो एक बात का एहसास करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो लाइंस हैं उसके घनत्व बढ़ रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट को लिंक करेगा। इफ़ यू आर एबल टू सी, तो जैसे जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, x के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रही है और डायरेक्शन तो वही x डायरेक्शन है। अब प्रश्न आपसे हम ये पूछते हैं कि इस क्यूब के फ्लक्स कैलकुलेट करनी है। तो इस क्यूब में कितने सतह हैं? हम अगर सतह का नाम दे देते हैं, सपोज करो यहाँ से नाम देना शुरू करते हैं, A B C D, है ना, E F G H, इस तरह का हम नाम दे दिए हैं। तो फ्लक्स ADEH, ADEH ये वाली भुजा हो गई। फिर फ्लक्स BCFG, BCFG ये वाली भुजा हो गई। फिर एक ऊपर वाला फ्लक्स ABCD, ये वाली हो गई। फिर नीचे वाला फ्लक्स EFGH, फिर फ्लक्स ये फ्रंट वाला CDEF, और एक अंदर वाला ABGH,
तो यहाँ पर 6 सतह हमने यहाँ पर शो किए हैं और हम हर एक सतह की फ्लक्स कैलकुलेट करके जोड़ देंगे तो फ्लक्स मान निकल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ADEH की, ADEH की इसमें। तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। सबसे पहले तो आप ऑब्जर्व करके देखो कि क्या इस सतह को इलेक्ट्रिक लाइंस भेदा, नहीं भेदा? भेदा, लाइंस ऐसे एंटरिंग कर रहा है। एरिया वेक्टर इधर हुआ, बीच का एंगल 180 डिग्री। तो ये हो गया यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सतह पर जो लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, वो इस जगह, इस सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होंगे ये बताइए? इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होंगे? तो यहाँ से वो कितनी दूरी पर है? A। तो x का मान यहाँ पर A रख देंगे, x का मान A रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा A², मतलब A इंटू A, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा A², इंटू cos 180 -1। फॉर्मूला में दिमाग में ही E A cos थीटा। E, तो ये सतह जहाँ पड़ा हुआ है उस सतह पर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड है, तो ये सतह पड़ा हुआ है x से, x डायरेक्शन में x दूरी पर। तो x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो x की जगह हम a दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो x का जगह a रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा A²। ठीक है। एरिया, इसका एरिया कितना होगा? तो एरिया अगेन A², साइड का स्क्वायर, और cos 180, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो बीच का एंगल 180 डिग्री है, cos 180 -1 प्लस। अब हम इस सतह की बात करते हैं। तो इस सतह का एरिया वेक्टर किधर है? इधर है। ऑफ कोर्स लाइंस तो इसमें ज़्यादा भेद रहे हैं, तो एरिया वेक्टर इसका इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो बीच का एंगल 0 डिग्री, cos 0 का मान 1 होगा। और इस जगह ये जो सतह है वो कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से a + a 2a दूरी पर है, तो x की जगह, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, x की जगह हम रखेंगे a और a 2a, तो 2a इंटू a इंटू 2a, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटू एरिया, एरिया तो वही हो जाएगा साइड का स्क्वायर, और cos 0 डिग्री 1 प्लस। तो दो ठो का भी हमने निकाला, इसका हुआ, इसका हुआ। अब बात करते हैं ABCD। देखो तो ABCD जो ऊपर वाला सतह है, क्या उसको लाइंस भेदा? नहीं, वो तो सतह ऐसे चला गया ऐसे। और अगर आप और एरिया वेक्टर देखोगे तो एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, तो बीच का एंगल 90 होने से 0, नीचे वाले का भी 0। इस साइड का देखो तो क्या इस साइड को लाइंस भेद रहा है? नहीं भेद रहा है, वह ऐसे पैरेलल ही चला गया है, तो यहाँ भी 0। भीतर वाले का भी देखो, इसका ABGH का भी, इसका भी 0, टोटल 0। और अब आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसके मान हो जाएंगे, इसके कितने हो गए? -a⁴ और प्लस 2 टाइम्स a⁴, रिजल्ट हो जाएंगे a⁴ प्लस में। तो क्यूब के थ्रू कितनी फ्लक्स लिंक्ड हुई ये आपने अभी अभी कैलकुलेट किया है। दूसरा पूछता है नेट चार्ज इनक्लोज्ड। अब आप यूज कीजिए बाई गॉस लॉ। गॉस लॉ के अनुसार क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो बराबर होगा चार्ज इनक्लोज्ड बाई ε0। इसके तो हमने मान निकाल लिए a⁴, और आप चार्ज इनक्लोज्ड का मान बोल सकते हैं ε0 इंटू a⁴। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह आप दिए गए सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक अलग सिचुएशन शो किया है, और ऐसे ऐसे आपको बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, और जैसा सवाल होगा उसके अनुसार कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, इसको यूज़ करके आप कई सवाल बना सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने अभी अभी सीखा।